करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि बुंदेलखंड को सियासी तौर पे एक हॉट केक माना जाता है, लेकिन जब हकीकत की बात आती है, जमीनी तौर पर लोग वहां के हैरान परेशान क्यों हैं। देश में आतंकवाद को यूं तो सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन आज हम जिस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं वो समस्या आतंकवाद से भी बड़ी है। जी, हम बात कर रहे हैं भुखमरी की समस्या की, जो सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में पांव पसार रही है। हालात ऐसे हैं कि हर बरस गरीबी से तंग आकर 300 अन्नदाता यानी किसान खुदकुशी कर लेते हैं और लाखों लोग बुंदेलखंड छोड़कर यहां वहां चले जाते हैं, और उन एक बुंदेलखंडियों में मैं खुद भी हूं। यहां किसान की मौत के बाद मातम पसरा है। इस किसान ने कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली। बारिश न होने की वजह से फसल चौपट हो गई और खाने के लाले पड़ गए, तो किसान ने मौत को गले लगाना ही मुनासिब समझा। लेकिन यहाँ ऐसा पहली बार नहीं हुआ, बल्कि साल में तकरीबन 300 बार ऐसा ही होता है। जी हाँ, बुंदेलखंड में तकरीबन हर साल 300 से ज्यादा किसान भुखमरी से तंग आकर आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों के लिए तमाम सरकारी योजनाएं भी हैं, मगर उन सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटते काटते इन किसानों के पांवों में छाले पड़ जाते हैं, फिर भी इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। बुंदेलखंड अंचल में खेती और खनन के अलावा दूसरा कोई रोजगार का साधन नहीं है। यही वजह है कि रोजगार की तलाश में लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। अब तक बुंदेलखंड के 32 लाख से ज्यादा लोग घर द्वार खेती बाड़ी छोड़कर पलायन कर चुके हैं। 2003 से लेकर के 2006 तक 1040 सुसाइड केस हुए, जिसमें सीधे तौर पर 86 किसान जो मरे हैं वो भुखमरी से मरे हैं, गरीबी से मरे हैं। ये बात अलग है कि जहाँ पे हम जब उनके घरों पर जाकर के देखते हैं, उनकी तंगहाली की स्थिति को देखते हैं, तो आत्महत्या के जो आंकड़े होते हैं वो अलग अलग तस्वीरों में नजर आते हैं। कहीं पे कर्ज होता है, कहीं पे साहूकारों की दबंगई होती है, कहीं पे जो है उनका कारण भुखमरी होती है। बुंदेलखंड के सभी हिस्सों से तकरीबन पलायन हो रहा है। अशिक्षा, कुपोषण, भुखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य सेवाओं का न होना जैसी शायद ही कोई ऐसी समस्या हो जिससे बुंदेलखंड में रहने वाले गरीबों का वास्ता न पड़ता हो। लेकिन जहां एक साल में भुखमरी से ही 300 से ज्यादा किसान काल के जाल में समा जाते हों और हमेशा मौत का मातम छाया रहता हो, वहां पानी, बिजली और सड़क जैसी दूसरी समस्याएं बहुत छोटी दिखाई पड़ती हैं। नेहा शर्मा के साथ सौरभ दुबे, समाचार प्लस। और ऐसी बात नहीं है कि बुंदेलखंड और बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में किसी को मालूम नहीं है। मालूम है, मीडिया में लगातार आता है, बल्कि सरकार को बुंदेलखंड की समस्याओं के बारे में हमसे ज्यादा अच्छे से पता है। राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने बुंदेलखंड के दौरे किए, सदन में बुंदेलखंड की समस्याओं को बाकायदा उठाया गया, लेकिन उसके बाद कोई कारगर पहल नहीं की गई। हुआ क्या? नतीजा 0, भाग के 3 पात। गरीबी और बदहाली के शिकार बुंदेलखंड को लेकर सदन में कई बार चर्चाएं हुई। कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले राहुल गांधी ने बुंदेलखंड के तमाम दौरे किए और बुंदेलखंडियों की समस्याओं को सदन में उठाया भी, लेकिन नतीजा वही, भाग के 3 पात। कोई समाधान नहीं निकला। हाँ, इतना तो सभी मानते हैं कि बुंदेलखंड में बेरोजगारी की वजह से पलायन बहुत तेजी से हो रहा है।
और वर्तमान सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें तो हो रही हैं, परंतु मैं समझती हूँ कि बुंदेलखंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सूखा था। इस बार सूखे की जबरदस्त मार पड़ी है। अगर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं होती है और फिर से यहाँ पर रोजगार के लिए सही तरीके से प्रबंधन नहीं किए जाते हैं, अगर सूखा राहत कार्य नहीं होते हैं, तो एक बार फिर से यहाँ की स्थिति बहुत अति दयनीय हो जाने की संभावना है। जब जिसका मन हुआ तब उसने बुंदेलखंड की गरीबी के नाम पर अपनी सियासत चमकाई और फिर चुनाव के बाद वापस बुंदेलखंड की तरफ पलट कर नहीं देखा। खंड से जो पलायन हो रहा है उसकी मुख्य वजह यह है कि यहाँ कोई रोजगार नहीं है, दो हाथों के लिए काम नहीं है, पेट के लिए रोटी नहीं है। मुख्य यहाँ का बिजनेस है कृषि, किसान है और कृषि पर आधारित यहाँ कोई संसाधन मुहैया नहीं कराए जाते हैं। ना यहाँ बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। भले ही सरकार देश भर में खेती को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाएं मंजूर करती हो, लेकिन कोई भी सरकारी योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पाता, बल्कि योजना की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। ऐसे में किसानों को मजबूर होकर साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता है। जब खेती करने के लिए बीज नहीं होते तो किसानों के लिए मजदूरी करना मजबूरी बन जाता है। और यहाँ के किसान 20 रुपए में दिन भर अवैध खदानों में काम करते हैं या फिर किसी दूसरी जगह मजबूरी वश पलायन कर जाते हैं। के बाद लगातार पलायन हुआ, उसके लिए प्रयास हम लोगों ने केंद्र सरकार की तरफ से बहुत हुआ। राहुल जी ने पैकेज भी दिया, लेकिन जहां तक जमीनी कार्यान्वयन की बात है, देखिएगा पैसा मिलने के बाद की तत्कालीन जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने यहाँ कहीं कोई गंभीरता से प्रयास भी नहीं किया कि किस तरीके से इस पलायन को रोका जाए। जाहिर है यहाँ सस्ते दामों में दिन भर के लिए मजदूर मिल जाते हैं। ऐसे में 10-20 रुपए में मनमाने तरीके से मजदूरी कराने वाले भी गदगद रहते हैं और मजदूरों का शोषण होता रहता है। इलाके के चंद पूंजीवादी मजदूरों को कम से कम पैसा देकर ज्यादा शोषण करते हैं। मनरेगा जैसी दूसरी तमाम योजनाओं का भी बुरा हाल है। खनन के काम में लगे मजदूरों को भी सही पारिश्रमिक नहीं मिलता तो मजबूरी में उन्हें पलायन करना पड़ता है। निश्चित रूप से यहाँ रोजगार के जितने साधन होने चाहिए नहीं है और सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर अधिकांश जनपदों की ये स्थिति है कि वहाँ पर जमीन उपजाऊ नहीं है। पूरे वर्ष में एक केवल फसल होती है तो आदमी रोटी कहाँ से खाए। हालात में सुधार नहीं हुआ तो भुखमरी का दंश झेल रहे इन बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है। और तो और भुखमरी के कारण इलाके में तमाम बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। बुंदेलखंड की ऐसी दुखद तस्वीर सरकार को अपनी गलतियों का एहसास कराने के लिए काफी है। घुट घुट कर मरने को मजबूर इन गरीबों की हालत देखकर किसी की भी नजरें झुक जाएंगी, लेकिन क्या इतने भर से बुंदेलखंड में रहने वाले लोगों को उनकी तमाम दिक्कतों से छुटकारा मिल पाएगा? क्या नेताओं के घड़ियाली आंसू बुंदेलखंड में विकास का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे? बहुत मुश्किल है ये कहना और ये समझना उससे भी ज्यादा मुश्किल। ललितपुर से मनीष चतुर्वेदी और झांसी से विकास शर्मा के साथ सौरभ दुबे, समाचार प्लस। और सारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बांदा से कांग्रेसी विधायक कुंवर विवेक सिंह मौजूद हैं। आप राहुल गांधी के बड़े करीबी बताए जाते हैं और आप खुद भी ऐसा मानते हैं। सुभाष मिश्रा जी हैं, आप लखनऊ से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। और किशनवीर चौधरी जी हैं, आप वरिष्ठ किसान नेता हैं। विवेक सिंह जी, चूंकि आप बांदा से विधायक हैं और आप विधायक तब चुने गए जब मायावती की लहर थी, सवाल मेरा आपसे ये है
कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक हर कोई बुंदेलखंड का राज को जपता है। हर राजनीतिक पार्टी बुंदेलखंड के नाम पर अपना उल्लू सीधा कर देती है। कांग्रेस पार्टी ने भी किया, लेकिन अंत में बुंदेली जन उल्लू बने रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? अपना घर द्वार छोड़कर पलायन को मजबूर जो लोग हैं, उनके लिए क्यों नहीं कुछ ठोस किया जा सकता? विवेक सिंह जी, विवेक सिंह जी, विकास के लिए बुंदेलखंड के पिछले खंड के लिए उन्होंने पहल की। उन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर तक हम सब लोगों को लेकर गए। वो उद्योग मांगा। उद्योग 24,000 करोड़ का बिजली घर जो 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता, बुंदेलखंड खुशहाल होता, लेकिन वो मायावती जी ने लगने नहीं दिया। पूरे 1 वर्ष वो फाइल रखी रही। बुंदेलखंड के लिए ही गया था उद्योग, वो बिजली घर नहीं लगने दिया। और वो बिजली घर 1 साल के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने ऑफर किया और बांदा उत्तर प्रदेश के इलाके को छोड़कर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के बाद छतरपुर के क्षेत्र में वो लगा। आप देखें कि हर जगह बिजली, पानी, नहर, किसानों के लिए मुफ्त ट्रैक्टर, ये सारी योजनाएं भी की। लेकिन पिछली सरकार ने पूरे का पूरा पैसे का दुरुपयोग किया। जो ट्रैक्टर गए वो मंत्री जी के रिश्तेदारों में बट गए, जिसकी लोकायुक्त के यहाँ जांच चल रही है। जितना पैसा का दुरुपयोग किया जा सकता था वो गया, और कारण सिर्फ यही रहा कि जहां पर हम खड़े थे वहीं पर खड़े। विवेक सिंह जी, ये तमाम बातें जो आप कह रहे हैं ये आपकी बातें हो सकती हैं। मैं अभी तक बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हुआ, इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया मुझे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, विशंबर निषाद, जमुना प्रसाद बोस, एक से बढ़कर एक बुंदेलखंड के नेता प्रदेश में और देश में चमके। मुझे समझ नहीं आया, माननीयों का गढ़ होने के बावजूद बुंदेलखंड विकास से कोसों दूर रहा है। दलगत राजनीति से विवेक सिंह जी ऊपर उठकर आप वजह बताइए, वजह क्या है? बांदा का विकास जितना हो सकता था हम लोगों ने करने का प्रयत्न किया। अंतर केवल ये रह गया कि चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे वो दद्दू प्रसाद हो जी, और चाहे वो मायावती जी हों, जितने भी नेता हुए उन सब ने बांदा को महमूद गजनवी की तरह लूटा। आज हालत ये है, बांदा ही नहीं पूरा बुंदेलखंड संपत्ति के मालिक जिनकी सीबीआई जांच कर रही है, लोकायुक्त जांच कर रहा है, तमाम एजेंसी जिनकी जांच कर रही है संपत्तियों की, एनआईटी घोटाले में जेल में पड़े हुए हैं। बांदा का पैसा जो आया वो पैसा इनके परिवार में लगा, विकास के नाम पर नहीं विनाश के नाम पर लगा। और ये हालत ये है कि सड़कें वैसी की वैसी रह गई। 4-4 बार 5-5 बार हर 6 महीने में सड़क बनती। तालाब बने नहीं, कुएं बने नहीं, जाली पेमेंट दिखा दिया तालाब। ये हालत वही है। आज भी बांदा शहर के अंदर, बांदा के इलाकों के अंदर जो पुराने नवाबों के वक्त में तालाब है, अगर उनको ही केवल ठीक कर दिया जाए तो बांदा की पेयजल की आधी समस्या का समाधान हो सकता है। अच्छा चलिए ठीक है, हम सिर्फ बांदा पर ही फोकस ना करें विवेक सिंह जी, आप बांदा के विधायक हैं, हम बुंदेलखंड की बात करेंगे। बुंदेलखंड में इसमें एक बात मैं कहूंगा, विवेक सिंह जी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। एक दौर था जब बुंदेलखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे गोविंदास निठारिया। हाँ, तो दादा वहाँ के सबसे बड़े कद के नेता थे। हाँ, और नेहरू परिवार के करीबी थे। हाँ, दशकों तक वो व्यक्ति राज्यसभा में रहा, इंदिरा गांधी के बहुत निकट थे, बहुत जिसको चाहते थे उसको मंत्री बनवा देते थे। लेकिन बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ। विवेक सिंह जी तो अभी आए, मैं गोविंदास निठारिया की बात कर रहा हूँ। राजेंद्र अग्निहोत्री 6 दफे सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी के। अगर मैं 2 पर्सनैलिटीज देखूं भाजपा और कांग्रेस की, तो गोविंदास निठारिया और राजेंद्र अग्निहोत्री दोनों की हैसियत अच्छी रही अपनी अपनी पार्टियों में। कहा क्या विकास हुआ बुंदेलखंड का? बुंदेलखंड के जो जिले हैं, मैं केवल बांदा पर कन्फाइन नहीं करूंगा जी, बुंदेलखंड के जो जिले हैं उनका तो विकास नहीं हुआ जी। इस वक्त हमारे साथ आर.के. पटेल साहब मौजूद हैं। आप बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने हैं। आर.के. पटेल साहब, समाचार प्लस पर जो मुद्दा आज हम उठा रहे हैं वो बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के रहने वालों की दुर्दशा पर है। बुंदेलखंड में एक साल में 300 से ज्यादा किसान खुदकुशी करते हैं।
5 बरस में 35 लाख से ज्यादा लोग बुंदेलखंड से पलायन कर गए। आप लोगों की सरकार है, इसके पहले जो सरकार थी आप उस पार्टी में भी शामिल थे, बहुजन समाज पार्टी में भी आप थे, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या हम बुंदेलखंड के लोग ऐसी तड़पते रहेंगे, बिना विकास के रहेंगे, राजनेता अपनी रोटियां सेकेंगे। हेलो जी, देखिए, बुंदेलखंड के जो किसान हैं, हेलो, आपकी आवाज आ रही है? बोलना जारी रखिए आप। बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो लघु सीमांत छोटे छोटे किसान हैं और यहाँ सिंचाई के साधनों का अभाव है और जब तक सिंचाई के साधन डेवलप नहीं हो सकते, भारत सरकार ने अभी 7273 कट्टे का पैकेज यहाँ जारी किया। उन्होंने कहा बुंदेलखंड को स्पेशल पैकेज दिया गया। हाँ। वो स्पेशल पैकेज भारत सरकार का कहीं दिखा नहीं है। हाँ। जो किसान के लिए वो सूखा शमन कार्य नीति योजना बना करके आया था, वो पैकेज सूखे से निपटने के लिए कार्य नीति बनाने के लिए उसका नाम दिया गया जी। लेकिन वो सूखा से निपटने के लिए जो अधिकारियों की कार्य योजना है, भारत सरकार में बैठे योजना आयोग के जो मनटेक सिंह अहलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष है, पटेल साहब माफी चाहूंगा, उनके समझ इस बात को रखा कि किसानों की उस दुर्दशा को सुधारने के लिए जो आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको चाहिए सिंचाई का साधन डेवलपमेंट के लिए पानी, और जब तक सिंचाई का साधन नहीं होगा, बुंदेलखंड हमारा पलायन कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके लिए आवश्यक है सिंचाई के साधन हम डेवलप कर। पटेल साहब बहुत अदब से कहूंगा, दोनों बड़ी पार्टियों में आप रह चुके हैं और प्रोमिनेंट पोजीशंस पर रहे हैं। कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा चारों की सरकारें बुंदेलखंड ने देखी, और ये बात जो आप बता रहे हो, ये कोई गोपनीय तथ्य तो है नहीं कि बुंदेलखंड में पानी जब तक नहीं होगा विकास नहीं होगा। ये तो 17 साल के समय से लोग जान रहे हैं कि पानी नहीं होगा। आप आपकी बात बता रहे हो। सुनो ना पटेल साहब, 4 सरकारें, चारों पार्टियों की सरकारें वहां रही जब से देश आजाद हुआ। ये सत्य जो आज उद्घाटित हो रहा है इस मंच पर आपके द्वारा, इस सत्य को ठीक करने के लिए कांग्रेस की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी की सरकार रही दशकों तक, भारतीय जनता पार्टी की रही, बहन जी की रही, नेताजी की रही, अब भैया जी की है। इतनी सरकारें आ गई, ये सत्य किसी ने पहले नहीं देखा। बजट पास हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का बजट पढ़िएगा, उसमें देखिएगा, उसको पढ़िए। उत्तर प्रदेश का जो बजट पास हुआ है उस बजट को पढ़िएगा, उसमें बुंदेलखंड के लिए और यहाँ के किसानों के लिए जो बजट में आया है प्राविधान, अभी वो लागू होना, अभी तो हुआ 1 महीने पहले बजट पास हुआ। और इस बार महाराज पहली बार बुंदेलखंड की समस्या आई है क्या जो आज बजट पढ़ूं? मैं ये कह रहा हूँ 65 साल से बजट क्यों नहीं मैं देख पाया? 65 साल से वहाँ आदमी मर रहा है, काठा में पानी नहीं। मैं भी वहीं से हूँ, मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है। इस बार में पटेल साहब, आरके पटेल साहब, मैं भी किसान हूँ। नहीं, माफ करिए आरके पटेल साहब, मैं भी बांदा से ही हूँ। अगर आप मानिकपुर से हैं तो मैं बांदा से हूँ। मुझे भी पता है वहाँ पर क्या होता है और कैसे होता है। जो वहाँ चैम्बरों में एयर कंडीशन में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं जी, जमीन में आकर के पहले धरातल में देखे, धरातल पर देखने के बाद ही आपको फोन लगाया है। पटेल साहब, जो लोग दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठ के बात कह रहे हैं, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपको जनता वोट देके चुनती है, इसलिए आपकी जवाबदारी है। मेरे दोस्त से सदन तक हम लड़ने का काम कर रहे हैं, आपकी जवाबदारी है। आप 5 साल राजा बाबू बन के घूमते हैं, केंद्रीय मंत्री और झांसी से सांसद, कांग्रेसी सांसद श्री प्रदीप जैन आदित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, प्रदीप की आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है जी, बहुत स्वागत है आपका। अतुल अग्रवाल बोल रहा हूँ मैं। मुझे समझाइए कि बुंदेलखंड में जो अन्नदाता किसान है वो 1 साल में 300 से ज्यादा खुदकुशी करता है। बुंदेलखंड में 5 साल में 35 लाख से ज्यादा लोग पलायन करते हैं। आप वहाँ के मंत्री हैं, झांसी बुंदेलखंड की राजधानी। मुझे बताइए आखिरकार ये स्थिति कब सुधरेगी, क्यों नहीं सुधर पा रही? हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारे देश का संविधान संघीय ढांचे पर निर्भर है। हाँ। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अगर एक समन्वित रूप से कार्य करें तो उससे पूरे बुंदेलखंड की स्थिति परिवर्तित होगी। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि राज्य सरकारें जिस तरह से बुंदेलखंड के अंदर कार्य करना चाहिए उस तरह का कार्य नहीं कर पा रही हैं। भारत सरकार ने राहुल जी के प्रयास से वहाँ पैकेज भी दिया
बहुत सारी योजनाएं भी दी। महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाएं जिसमें एक एक जिले में डिमांड ड्राइविंग स्कीम के आधार पर 200 से 250 करोड़ रुपए जाते हैं जी। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन चूंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट को करना है, और अगर स्टेट सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेगी, हम बुंदेलखंड के बहुत सारे जिलों में गए, हमने कमियां देखी, राज्य सरकारों को पत्र लिखा, लेकिन चूंकि कार्रवाई उनको करना है उन्होंने नहीं की। हम पैसा रोक सकते हैं लेकिन पैसा रोकना कोई निदान नहीं है जी। और इसमें राज्य सरकार को आगे बढ़कर जी। जो सबसे राज्य का कमजोर हिस्सा है जी। सर, अगर परिवार में एक व्यक्ति जो सबसे कमजोर होता है जी, तो घर के गार्जियन माता पिता सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और सबसे ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। मंत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी आपसे बात करेंगे। अमिताभ जी। प्रदीप जी नमस्कार। हाँ नमस्कार अमिताभ जी। प्रदीप जी मेरे दोस्त भी हैं और बुंदेलखंड से केंद्र में मंत्री भी हैं। प्रदीप जी, आपने अच्छी बात कही कि संघीय ढांचा एक कई बार समस्या भी बन जाता है, लेकिन मुझे वो दौर याद है जब लखनऊ में नारायण दत्त तिवारी शासन करते थे और दिल्ली में इंदिरा जी शासन करती थी। दिल्ली से लखनऊ तक और बुंदेलखंड में गोविंदास रिसारिया शासन करते थे। यानी सब तरफ कांग्रेस, लाली देखन में मैं गई जिद देखूं तितलाल, सब तरफ कांग्रेस थी। सब बुंदेलखंड का विकास क्यों नहीं हो गया? तब तो संघीय ढांचे की समस्या नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, आपने वही जवाब दे दिया जिसकी हमें अपेक्षा थी। उस समय का अगर हम दौर देखें, हमारे पास सारे आंकड़े हैं। जिस समय ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश में, उस समय वहाँ सूती मिल लगी, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज खुला, वहाँ पर ग्रासलैंड की स्थापना हुई, वहाँ पर जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, चाहे BHEL हो, ये उसी दौर के हैं जब इंदिरा जी देश में नेतृत्व करती थी और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश में करते थे। अच्छा। आज वही सूती मिलें जो नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में उत्तर प्रदेश में लगाई गई थी, वही जैतपुर के खादी का उद्योग जो महोबा में नारायण दत्त तिवारी के शासन काल में स्थापित किया गया था, वही पान का उद्योग जो महोबा के अंदर और ललितपुर के बावजूद हमारी जो है प्रदीप जी BHEL और ग्रासलैंड, हम भी आप वहीं से हैं, आप भी वहीं से हैं, दोनों जानते हैं इन्होंने बुंदेलखंड की कितनी तस्वीर और तकदीर बदल दी। हम समझते हैं कि नियत और नीति पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो राज्य सरकारें आई, आज अगर हम ये बात कहें एक गिलास रखा हुआ है कि आधा खाली है, और वही अगर हमारी दृष्टि सकारात्मक है तो हम कहेंगे कि आधा भरा है। अच्छा, अगर इन उद्योगों को लगाने के समय उसमें इतनी आबादी बुंदेलखंड की नहीं थी, उस समय ये स्थिति करप्शन की नहीं थी। आज स्थिति ये है कि भारत सरकार से जो पैकेज जाता है उसको पार्टी के कार्यकर्ता सिलेक्शन बोर्ड के आधार पर उसकी धनराशि का दुरुपयोग करते हैं। नहीं तो एक खुली किताब आप समझिए। आर.के. पटेल साहब हमारे साथ हैं, आर.के. पटेल साहब हैं हमारे साथ। आप बांदा चित्रकूट के सांसद हैं, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के गरिमामयी सदस्य हैं। पटेल साहब, इतना पैसा केंद्र से आता है, आप लोग दुरुपयोग क्यों होने देते हैं भाई? राज्य में तो सरकार आपकी है। प्रदीप जी कह रहे हैं। मंत्री जी से भी जानना चाहता हूँ जी, माननीय जैन साहब से जी, ये हमारे साथ मीटिंगों में रहे हैं। हाँ। और मैं लगातार इस मांग को उठा रहा हूँ कि इस बुंदेलखंड का जो पैकेज आया था 7200-7300 करोड़ रुपए जी, वो सूखा शमन कार्य नीति योजना के नाम पे आया, और सूखे से निपटने के लिए कितने ट्यूबवेल यहाँ लगवाए गए, सिंचाई के कितने साधन डेवलप कर दिए गए हैं, उन साधनों को मुझे बताओ। मैंने लगातार हर बार प्रस्ताव दिया और इसको लेकर के लगातार मैंने लड़ाई लड़ी। अभी जब वहाँ झांसी में मीटिंग हुई तो मैंने मनसेक सिंह अहलुवालिया को सारे जितने अधिकारी थे उनके सामने नंगा करने का काम किया, लेकिन हम लोगों के पत्र, आजकल जो सत्ता पक्ष होता है विपक्ष के पत्रों को रद्दी की टोकरी में डाल देता है। जी, मंत्री जी बताइए। सारे प्रस्ताव रद्दी की मंत्री जी को सुन लेते हैं। पटेल साहब, मंत्री जी को सुन लीजिए। बिल्कुल, पटेल साहब जो बात कह रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा सत्यता है, क्योंकि डीप बोरिंग के लिए चूंकि उस समय बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी और जो पैकेज में काम होने था उसकी डिजाइनिंग उन्होंने की थी, और डिजाइनिंग में चूंकि राज्य के अंदर दखलंदाजी केंद्र नहीं दे सकता। अभी समाजवादी पार्टी को तो केवल अभी जुमा 4 या 3 महीने हुए हैं। अभी जब तक जो स्थिति पिछले शासन काल में बिगड़ी हुई है उसको संभालने में हम समझते हैं पटेल साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। और हमेशा चाहे पटेल साहब हो या हम हो या चाहे दूसरे दल के सांसद, फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं आप लोग।
आप दोनों लोग यहाँ पर फ्रेंडली मैच खेलते नजर आ रहे हैं। नहीं, बुंदेलखंड जितना हमारा है उतना ही पटेल साहब का है। और पटेल साहब एक जागरूक सांसद है। हम समझते हैं बुंदेलखंड के जितने मंत्री जी उतना मेरा भी है। प्रदीप जी, मैं बांदा का रहने वाला हूँ। वहाँ की भूखमरी और किसानों को भूख से मरते देखा है। और जब वो भूख से मरते थे, जब उनकी लाश के कमर में बंधा अंगोछा खोला जाता था, तो उनकी अंटी से 11 रुपए, 17 रुपए, 21 रुपए के चेक मिलते थे। बिल्कुल। और ये स्थिति तो चूंकि हम बिना किसी राजनीतिक विद्वेष भाव के एक बात कहना चाहते हैं, जमीन, गांव, शहर और कस्बा राज्य के अधीन रहते हैं। आज NRHM का जो पैसा गया था उसको पूरे देश ने देखा। अब जो बीता समय निकला है उसको पूरा मुल्क जानता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात आप हमारी और सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि वहाँ पर 52,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। और वहाँ पर ग्राम स्तर पर केवल 7,000 कर्मचारी हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आज अभी हम वर्तमान में देखें, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनकी नजर सहयोगात्मक है। उन्होंने, हम लोगों ने जब पिछली सरकार थी नरेगा में जहाँ हजारों करोड़ की, मंत्री जी आप बात, प्रदीप जी एक बात कहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पहली बार नहीं आई। इसके पहले एक सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, आपकी आंख भी नम है, पटेल साहब की आंख भी नम है। अभी मैं बसपा के सांसद को लाइन कर लूं, उनकी भी आंख नम होगी। कल तक पटेल साहब भी बसपा में थे, रविंद्र शुक्ला की आंख भी नम है, सारी पार्टियों की आंख नम है। और बुंदेलखंड में हर दिन एक किसान आत्महत्या कर रहा है, 32 लाख लोग छोड़कर चले गए। वही जो हम आपसे सबकी सरकारें नहीं है हुजूर, कौन ऐसा है जिसने हुकूमत नहीं की उत्तर प्रदेश पर? आज जो पैनल में लोग हैं, आप सब लोग हुकूमत में रहे हैं उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से जो आप सारी तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी के सांसद से भी अगर आप बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे जो आर के पटेल कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, उनकी बात वहाँ बहुजन समाज पार्टी में नहीं मानी गई। वो हमेशा मीटिंग में भी आते थे तो ये बात कहते थे कि बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए जी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तवज्जो नहीं थी जी, प्रदेश सरकार की नियत और नीति नहीं थी जी। आज जो भी स्थिति हो, अखिलेश यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और हमें लगता है कि अभी उन्हें जितना समय हुआ है उन्हें पूर्ण बहुमत मिला है और वो आने वाले समय में तस्वीर परिवर्तन। ये बदहाली, प्रदीप जी, ये बदहाली, ये भुखमरी, ये गुर्बत, ये मौत, ये आत्महत्या, ये जलालत, ये सब कुछ 5 साल में बुंदेलखंड में आ गया क्या? निश्चित रूप से नहीं, ऐसा नहीं है प्रदीप जी, कतई नहीं। 15-17 साल से तो मैं देख रहा हूँ बुंदेलखंड को मेरे दोस्त, 15-17 साल से तो मैं देख रहा हूँ ये गुर्बत, ये जलालत, ये मौत, ये भुखमरी, ये सूखा, ये एक दिन की देन नहीं है। एक बात बिल्कुल निश्चित रूप से हम कहना चाहते कि जो नजर कांग्रेस के समय में थी, उस समय जो बिजली मिलती थी, कानून व्यवस्था मिलती थी, पानी मिलता था, वो अपेक्षाकृत दूसरी राज्य सरकारों में नहीं मिल रहे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आज इस पर बुंदेलखंड पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये होना चाहिए हम लोग जितने लोग हैं, हम सब बुंदेलखंड के बेटे हैं, वहाँ के भाई हैं, कि हम लोग मिलकर एक पूरी रणनीति बनाए और उसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। और हमें लगता है कि हतोत्साहित होकर या आत्मविश्वास की कमी से बुंदेलखंड को कुछ मिलने वाला नहीं है। मंत्री जी आप रहिए हमारे साथ। बांदा सदर से आप ही की पार्टी कांग्रेस के विधायक कुंवर विवेक सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर लाइव जुड़े हमारे साथ, माफ कीजिएगा, लाइव हमारे साथ हैं। कुंवर विवेक सिंह जी, बुंदेलखंड में अन्नदाता किसान भूख से मरते हैं, खुदकुशी करते हैं, दबंगों का कहर दलितों पर आफत बनकर टूटता है, रोजगार और काम धंधा है नहीं, इसीलिए लोग पलायन करते हैं ना। क्या इसके लिए आप जैसे और मंत्री जी जैसे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है? सबसे ज्यादा बरसों तक तो कांग्रेस ने राज किया है। विवेक सिंह जी, देखिए, कांग्रेस के वक्त में जितने पुल बन गए, जितनी नहरें बन गई, जो कुछ बनना था कांग्रेस के वक्त में बन गया। 89 के बाद से किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ। और हालात ये है कि वहाँ दबंग सवर्ण नहीं रह गया, दबंग वहाँ दलित हो गया। ये जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए के बलात्कार करा करके और जो मामले सामने आए हैं, इसको लेकर के कुछ संख्या बढ़ी
ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई दबंगई कर रहा है। दबंग वहाँ पर ये नेता करा रहे हैं, जबरदस्ती गलत एप्लीकेशंस लोगों से दिलवाते हैं और लोगों को फंसाने का प्रयत्न करते हैं। 90% मुकदमे जो दर्ज होते हैं तो 90% मुकदमे छूट जाते हैं। उनका न पहली बार सुनना, उनको परेशान करना है, न कि मामला में राहत देना। और आज जो वहाँ से पलायन हो रहा है इसके पीछे मुख्य कारण है ये पैसा, महात्मा गांधी का नरेगा का पैसा, स्कीम का पैसा, जितने भी पैसे आए वो उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि करोड़ों में रुपया वापस लौटा दिया गया। मुझे लगता है कि हम किसी और तरफ जा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि खाना, सड़क, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें तक पूरा करने के लिए बुंदेलखंड के लोगों को यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है। खनिज संपदा से लबरेज होने के बावजूद इस अंचल का विकास क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ सरकारी दावों से क्या विकास होगा? यहाँ से जो भी मंत्री बनता, सांसद बनता, विधायक बनता, वो करोड़पति हो जाता है, लेकिन जनता त्राही त्राही करती है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबूसिंह कुशवाहा, कई दूसरे लोगों को देख लीजिए, आप अपने आप को आप देख लीजिए साहब, आपके ऊपर विवादों के कई सारे मामले हैं। सुरेश सिंह जी, ये बात सत्य है कि आज भी बुंदेलखंड खनिज संपदा के क्षेत्र में अपना स्थान रखता है। हम तो केवल ये कहेंगे कि जितना रेवेन्यू हमारे यहाँ से कलेक्ट होता है उस रेवेन्यू को ही केवल बुंदेलखंड में लगा दिया जाए तो हमको और धन की आवश्यकता ही नहीं। हमको हमारी बिजली दे दी जाए तो हमें दूसरे क्षेत्र से बिजली मांगने की आवश्यकता नहीं। ये सत्य है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि वहाँ के विधायक और सांसदों ने अपने निजी स्कूल, संस्थाएं जो विधायक के सांसद के नाम पर मिली है उनका खुलकर दुरुपयोग किया है। उनके अलावा सबकी हिस्सेदारी बची हुई। अन्यथा कहाँ से पैसा आ गया? जो पजामा, पटरे का पजामा पहन के नसीमुद्दीन घूमते थे आज अरबपति खरबपति हो गए, पूरा परिवार खरबपति हो गया। जो साइकिल में चलता था वो 10 लाख की गाड़ी में चल रहा है, जो मोटरसाइकिल में चलता है वो 20 लाख की गाड़ी में चल रहा है। ये पैसा कहाँ से आ रहा? और साधारण सीधा सा प्रभाव है कि आज भी एनाचल के घोटाले में हमारे यहाँ के श्री बाबू सिंह कुशवाहा आपके गाजियाबाद की दाखला जेल में बंद है। 2-3 अगर अखिलेश सरकार से उनकी सांठगांठ न हुई होगी तो नसीमुद्दीन भी अंदर जाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ रहिए। कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, ये सवाल बाद का है। बड़ा सवाल ये है कि बुंदेलखंड को कौन विकास दिला पाएगा। प्रदीप कुमार जैन आदित्य केंद्रीय मंत्री हैं, राहुल गांधी के बड़े चहेते हैं, सोनिया गांधी जी के भी आंखों के तारे हैं बुंदेलखंड की जहां तक बात आती है। लेकिन प्रदीप कुमार जैन आदित्य भी क्या विकास करवा पाएंगे, यह मंत्री जी से जानेंगे। मंत्री जी आप आइएगा, फोन मत काटिएगा, एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आते हैं। टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ, पहले कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिप्सा से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिप्सा। मॉम, आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत। आज स्पेशल है, आज लौकी का कोफ्ता बनाया और दोनों वैसे करके करेगा भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? स्पेशल बना, एक बताइए। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला, जैसे लुमिनस इन्वर्टर
और लुमिनस ट्यूबुलर बैटरी। और ये 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। लुमिनस, जिससे देश करे। हम लगातार बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। खंड खंड होता जा रहा है बुंदेलखंड। अलग अलग तरीकों से बुंदेलखंड ने जितना भी कुछ झेला है वो अच्छा बिल्कुल नहीं है। 5 बरस में 32 लाख से ज्यादा लोग पलायन कर चुके हैं। हर दिन औसतन एक किसान बुंदेलखंड में खुदकुशी कर लेता है अलग अलग वजहों से। गरीबी, गुर्बत, भूख, शोषण, अत्याचार, सुनी न जाना, इन सब चीजों की वजह से। सीधे आपको लखनऊ लेकर चलेंगे। हमारे साथ सुभाष मिश्रा जी मौजूद हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप जब इंडिया टुडे में थे तो आपने बुंदेलखंड में बहुत सारा काम किया। चप्पे चप्पे से आप बुंदेलखंड के वाकिफ हैं। मिश्रा जी, हमने विधायक, सांसद, मंत्री सबसे बातचीत की। आम किसान हमारे साथ है, किसान नेता हमारे साथ हैं। हमने बुंदेलखंड की वो तस्वीर देखी। मैं बांदा का ही हूँ मिश्रा जी। हम जब मुलायम सिंह यादव की सरकार के दौरान जब रिपोर्टिंग करने जाते थे तब देखते थे कि जो किसान की डेड बॉडी है कमर में अंगूठा लिपटा है। जब तलाशी होती थी डेड बॉडी की तो उसमें कागज के टुकड़े गुरमुटाए हुए लिपटे रहते थे। 21 रुपए, 17 रुपए, 14 रुपए, 16 रुपए के उस वक्त मुलायम सिंह जी यादव की सरकार के द्वारा इश्यू किए गए चेक उनकी अंटी में बंधे होते थे और किसान स्वर्गवासी हो जाता था। सुभाष जी, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे हमने बात की, एमपी से बात की है, मिनिस्टर से बात की है, विवेक सिंह जी विधायक है वहां से बात की, लेकिन आपको सारी बातों में ये लगा होगा कि सब लोग अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने नेताओं को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और हमारे नेता ने बहुत कुछ किया है। पटेल जी ने कहा कि साहब देखिए अभी हमारा बजट आया है और उसमें हम बुंदेलखंड के लिए कुछ करने जा रहे हैं। उनसे पूछे कि बुंदेलखंड के लिए ऐसी कौन सी विशेष योजना उस बजट में अगर हमको बताएं। नंबर एक बात, अगर उनकी सरकार की प्रायोरिटी बुंदेलखंड होती तो भला बताइए, सबसे पहले उन्होंने काम शुरू किया इटावा में लाइन सफारी बनाने का। बुंदेलखंड में कोई इस तरह की स्पेशल योजना, विशेष प्रोजेक्ट कुछ वहां पे नहीं किया। प्रायोरिटी में हमके लाइन प्रोजेक्ट, वहां पे लाइन सफारी किस तरह से बन जाए। इसी तरह से आप कांग्रेस के साथियों को देखिए कि वो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वहां बहुत किया। अगर इनकी मंशा बुंदेलखंड के लिए करने के लिए होती तो जिससे जैसे रायबरेली में रेलवे कोच फैक्ट्री आ गई, अमेठी में लेदर इंस्टीट्यूट आ गया, तो क्या इस तरह के प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में नहीं आ सकते थे? पिछले 50 साल से हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर का प्रयोग लगभग वहां पे फेल है, क्योंकि पानी वहां 350-400 फीट नीचे है। और इतना आसान नहीं एग्रीकल्चर को ओवरनाइट आप ऐसा कुछ कर दें कि वहां पे खेती बिल्कुल लहराने लगे और किसान वहां पे खुशी हो जाए। तो आपने कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए क्या किया? आप ये देखिए कि जितने राजस्थान में जितने बड़े बड़े किले हैं लगभग उतने बड़े या उससे कम नहीं बुंदेलखंड में कालिंजा का किला है। अगर हम वहाँ टूरिज्म को डेवलप कर लेते हैं अतुल जी, तो आप ये समझिए कि आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि इस 80% आदमी जो एग्रीकल्चर में लगा है तो उसका कुछ तो डाइवर्जन कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म इन सब चीजों में हो जाता। लेकिन ये सब नहीं करके हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी प्रायोरिटी तय करती है और उस हिसाब से काम चलती है। जैसे बसपा सरकार के पास ये मालिए 5,000 10,000 करोड़ था तो उन्होंने पार्क, मूर्ति, मैदान यहाँ पे 9,000, बुंदेलखंड में उन्होंने कुछ नहीं इस तरह का काम किया। कांग्रेस के आप लोगों को देखिए रायबरेली में, अमेठी में सब तो इंडस्ट्री, चाहे राजीव गांधी के पीरियड में देखिए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो गया। तो ये सब काम बुंदेलखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये सारा काम बुंदेलखंड में क्यों नहीं हो सकता? सुभाष जी, हमारे साथ सुधांशु त्रिपाठी जी हैं। आप बुंदेलो हर बोलों के मुंह सुनने हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उसी झांसी से आते हैं सुधांशु त्रिपाठी जी। झांसी वाली रानी ने तो अपने लोगों के लिए खूब लड़ाई लड़ी, आप लोग लड़ाई लड़ते नजर नहीं आ रहे। नहीं, हम लोगों ने पूरी तरीके से बुंदेलखंड के विकास को लेकर लड़ाई लड़ी है। तो विकास हो क्यों नहीं रहा? विकास होता नजर क्यों नहीं आ रहा? सुभाष जी ने जो मुद्दा उठाया है, देखिएगा बुंदेलखंड के लिए राहुल गांधी जी कितने गंभीर हैं आप इस बात से समझ सकते हैं जी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी में राहुल गांधी जी ने ही दी। अरे वो गंभीरता हकीकत में दिखती नहीं है। मुझे दुख तो इस बात का है, मंत्री जी भी कहते हैं गंभीर हैं, आप भी कहते हैं गंभीर हैं, मैं भी मानता हूँ कि गंभीर हैं। भैया गंभीरता विकास में तब्दील क्यों नहीं होती?
देखिएगा गंभीरता के लिए देखिएगा, आप ये समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब केंद्रीय विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर का दिया, सरकार से अनुरोध किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप मुझे जमीन दीजिएगा, जमीन देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मजबूरी में जो यहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री और ग्रासलैंड है उनसे जगह मांग के अब उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। हाँ। कुछ हमारी लिमिटेशन है, मजबूरियां भी हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रयासों में कोई कमी है या हम ये बताइए सुधांशु जैसे ये बताइए कि अभी आपने देखा कि रायबरेली और अमेठी में इतनी सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब आ गई है पिछले 5 सालों में। आखिर आपके नेता ने बुंदेलखंड में जहां पिछले 10 साल में 15,000 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, आपने तो सारी चीजें अपने नजदीक से देखी अपनी आंख से, ऐसी बड़ी कौन सी इंडस्ट्री नहीं आ सकती थी जिससे लोगों को वहां पे रोजगार मिलता सीधे तौर पर? आप बताइए, देखिएगा आप हमें बताइए वहाँ पे कोई रेल कोच फैक्ट्री वहाँ पे आपके बांदा में, झांसी में, ललितपुर में, महोबा में वहाँ क्यों नहीं लग सकती थी? नहीं, रेलवे के एक कारखाने के लिए भी आज हमें यहाँ मिला है जिसको शुरू होना है, वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने दिया। जहाँ तक आपने कहा कि किसानों की डेथ हुई है, वहाँ पे हम बात नहीं करें। हम मेरा मतलब राजू ये नहीं है, मेरा मतलब इस तरह की आप कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म, जरूरी नहीं कि एग्रीकल्चर मानिए फेल कर रहा, वाटर लेवल वहाँ पे बहुत नीचे 350-400 फीट है। आप देखते हैं कि वहाँ पे स्थिति क्या थी, गर्मियों में लोगों के पास पानी पीने को नहीं रहता है। आप सारी चीज जानते हैं कि लोग खोद करके मिट्टी रात भर बैठे रहते हैं, फिर सुबह थोड़ा पानी आता है। अतुल, उसमें बड़ी दम है। ये बात प्रदीप जैन जी और सुधांशु त्रिपाठी जी दोनों को समझना है। सुधांशु झांसी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, इन दोनों को समझना चाहिए। जैसा डायरेक्ट इंटरवेंशन, जैसा सीधा हस्तक्षेप गांधी फैमिली गांधी पट्टी में करती है उत्तर प्रदेश के, वैसा बुंदेलखंड में क्यों नहीं? गांधी पट्टी में जो सीधा हस्तक्षेप करता है केंद्र, वैसा बुंदेलखंड में क्यों नहीं? प्रदीप जी मुझे समझाएं जरा, ये सुधांशु समझाएं कि वहाँ फेडरल सिस्टम नहीं लागू है क्या? सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में बताइए मंत्री जी, वहाँ फेडरल सिस्टम के बाद भी काम हो रहा है। मंत्री जी सुन पा रहे हैं हमें? मंत्री जी हमारे साथ नहीं, इतना वक्त नहीं है उनके पास कि हमें सुने। जी सुधांशु बताइए। जी देखिएगा, जहाँ तक आपने कहा कि हस्तक्षेप करके रायबरेली और अमेठी में, आपको ये मालूम होगा कि रायबरेली और अमेठी में भी मायावती जी की सरकार में बहुत प्रॉब्लम आई थी किसी मुद्दे को लेके। मैं इस वक्त उसको याद नहीं कर पा रहा हूँ। एक टकराव की स्थिति बन गई थी, वो आपको मालूम है, मायावती जी ने मना कर दिया था। ये स्थिति जब रायबरेली और अमेठी के साथ है, लेकिन फिर भी अमेठी और रायबरेली में बहुत कुछ दे दिया केंद्र ने जी, बहुत कुछ दे दिया है, फैक्ट्री आ रही है। वैसी मोहब्बत वैसा दर्द बुंदेलखंड के लिए नहीं दिखता। बल्कि मैं तो आपको यहाँ ये कहना चाहूंगा, मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में रायबरेली और अमेठी के बाद गांधी परिवार को, स्पेशली राहुल गांधी को अगर मोहब्बत है तो झांसी से है और बुंदेलखंड से है। आपकी मोहब्बत त्रिपाठी जी आपको मुबारक, त्रिपाठी जी आपकी मोहब्बत आपको मुबारक। आप राहुल गांधी जी की शान में कसीदे करते रहिए और हम बुंदेलखंडी लोग जो हैं, मैं भी बांदा से हूँ, हम बुंदेलखंडी अपना सिर ढूंढते रहें विकास के अभाव में। रविंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आप झांसी समाज से जुड़ रहे हैं। रविंद्र शुक्ला जी, सरकार तो आपकी भी रही है भाई, लेकिन बुंदेलखंड का कोई विकास उस तरह से नहीं हुआ जैसा विकास होना चाहिए। देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार तो बहुत कम समय के लिए रही, बहुत लंबे समय के लिए तो रही नहीं, बर्खास्त हो गई थी, आपको मालूम है। शुक्ला जी भी मंत्री रहे जी। और मैं तो ये 7 शब्दों में कहता हूँ कि स्वतंत्रता के पश्चात अगर सर्वाधिक उपेक्षा किसी की हुई तो बुंदेलखंड की उपेक्षा हुई। और दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक लगातार एक शब्द हमारे साथ जोड़ा जाता रहा कि पिछड़ा बुंदेलखंड। मैंने विधानसभा में ये बात कही थी, कम से कम ये अपमान करना बंद करिए, क्योंकि लगातार अपमान करते करते पिछड़ा बुंदेलखंड और इतनी राजनीतिक रोटियां इसके ऊपर फेंकी जाती है पिछले। ठीक बात है। अब जाहिर तौर पे राजनेता अपनी अपनी पार्टी लाइन के आधार पर राजनीतिक रोटियां फेंके, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया कम से कम हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, बुंदेलखंड के लोगों का आप विकास तो कीजिए। रायबरेली और अमेठी में लोगों का कुछ न कुछ तो भला होता है। अगर आप वहाँ पे राजनीति करते हो तो करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे 10% भी अगर बुंदेलखंड को दे दीजिए तो बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी, सूरत और सीरत बदल जाएगी। अतुल, अगर इटावा, रामपुर का पटेल साहब चले गए, मैं उनको बताता, इटावा, रामपुर, कन्नौज,
अगर यहाँ 24 घंटे बिजली और मैनपुरी, अगर इन 5 जगह 24 घंटे बिजली आ सकती है, अगर रामपुर उसी उत्तर प्रदेश में रहते हुए स्वायत्त शासी क्षेत्र बन सकता है, ऑटोनोमस जोन, जहाँ की सरकार आजम खान हो जाए, तो वैसी बिजली उत्तराखंड बुंदेलखंड को क्यों नहीं मिल सकती? ठीक है, आशीष सागर, आप उनको जवाब देना चाहिए। आशीष सागर के पास हम चलेंगे। आशीष सागर, आप बांदा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इतिहासकार हैं, आप समाज सेवी हैं, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आशीष सागर जी, मुझे बताइए, आखिरकार जो आंकड़े आपने दिए, जिस पर हमें विशेष शो कर रहे हैं, ये देखकर पहली नजर में कितना गुस्सा आता है और किस पर? देखिए सर, ऐसा है, आपके पैनल में भी सदर विधायक विजय सिंह थे, प्रदीप जैन आदित्य जी थे और सांसद चित्रकूट आके पटेल जी थे जी। इन तीनों लोगों से जरा ये पूछिए कि आप जाकर के अब तक कितने बार जाके किसान की आत्महत्या को करीब से देखे हैं और आपने कितने बार उसकी लुंगी में बंधे हुए रुपये गिने हैं जी। आगे पटेल जी के चित्रकूट क्षेत्र से रसिन गांव में पिछले मई के महीने में ब्रजमोहन यादव की मौत होती है खुदकुशी से, और आगे पटेल जी के पास अपने लड़के के इंटर कॉलेज के उद्घाटन के लिए तो समय होता है, लेकिन इन्हीं आगे पटेल जी के पास उस ब्रजमोहन यादव की लाश देखने के लिए समय नहीं होता है। वहाँ पर चित्रकूट विधायक सदर विधायक वीर सिंह जी जाते हैं, जदुआ डकैत के पुत्र हैं, कहते हैं जो है इसी समाजवादी सरकार के, वो जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पास विधायक निधि से देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने विधायक निधि में ऐसा प्रावधान ही नहीं किया है। लेकिन यही विधायक और यही सांसद और यही मंत्री विधायक निधि का पैसा अपने निजी स्कूलों में निजी चाहते लोगों को बांट देते हैं। 7266 करोड़ रुपए का बुंदेलखंड पैकेज का पैसा मिला है। प्रदीप जैन आदित्य जी ने जाकर टीकमगढ़ में, झांसी में और कई जगह पे अपने आंखों से 2-2 फुट गहरे कुएं देखे हैं और ऐसे तमाम मॉडल तालाब देखे हैं जिन्हें केवल मॉडल ही कहा जाएगा तालाब की नजीर में, वो तालाब है ही नहीं। तो क्या कहेंगे? 3261 किसानों की आत्महत्याओं का आंकड़ा मैं हाथ में लिए बैठा हूँ। ये वो किसान हैं जिनकी पोस्टमार्टम की लाशें हम लोगों ने पिछले 11 सालों में जाकर के गिनी है, और ये फर्जी आंकड़े नहीं है। 200 करोड़ के पौधे इसी बस्ता सरकार ने पूरे बुंदेलखंड के 7 जिलों में लगाए हैं, और एक भी पौधा आपको फील्ड में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कागजों में दिखाई देगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरटीआई के आंकड़े कह रहे हैं। जरा इन नेताओं से, इन पैनल में बैठे सियासतदारों से ये पूछिए कि कहाँ चले जाते हैं आप पॉलिसी बनाते वक्त, और कहाँ चले जाते हैं जब बुंदेलखंड बदहाल करने के लिए तय किया जाता है आपका राजनीतिक एजेंडा, और सारे लोग उस वक्त कोई नजर नहीं आता, कोई किसानों की आत्महत्याओं को जाकर के नहीं देखता है। सागर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई। मुझे एक शेर याद आता है जो संत का इन सब नेताओं को सुनने के बाद, कि कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। हर आदमी कह रहा है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हर पार्टी कह रही है हम स्वर्ग को बुंदेलखंड में उतार लाए, और बुंदेलखंड वहीं की वहीं खड़ा दिखता है हमको। किशनवीर चौधरी जी, कितना गुस्सा आता है। किसान मर रहे हैं, अन्नदाता अन्न के दाने दाने को मुहताज है, और हमारे जो खद्दरधारी नेता हैं ये नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं। अब नहीं तो कब गुस्सा आएगा, अब नहीं तो कब? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? राजनीतिक दलों के नेताओं में शर्म नाम की कोई चीज नहीं बची। अपने नेताओं की चापलूसी करना इनकी नीयत और नीति हो गई है, और ये बेईमान और भ्रष्ट तमाम किसानों के नाम की योजनाओं के पैसे को लूट रहे हैं, और यही लोग तमाम दलों में है। कोई बाहर से, विदेश से लोग आके नहीं वहां शासन कर रहे हैं। कहाँ है सिंचाई के संसाधनों का पैसा? कितनी योजनाओं पर अभी तक काम हुआ है? क्या हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर आज 12वीं पंचवर्षीय योजना तक? कहाँ गया सारा पैसा? और कुओं के नाम पर गड्ढे खुदवाते हैं 4 फीट, कहाँ गया मनरेगा का पैसा? बड़े बड़े विज्ञापन छपवाते हो कि इतने बुंदेलखंड में इतने लोगों को हमने जो है मनरेगा की सहायता पहुंचाई। अरे किसको पहुंचाई? आपने 20 रुपए और 30 रुपए और 15 रुपए के चेक दिए। शर्म आनी चाहिए कि उन चेकों का क्या करेगा मरता हुआ किसान, भूख से तड़पता हुआ किसान, जिसके घर में दाना नहीं है। बैंक का खाता खुलवाने के लिए वो बस में बैठ के कहां से किराया लेके जाएगा? इनको शर्म नाम की चीज कहीं बची हो तो बताए। केंद्र से मंत्री से लेके और प्रदेश के मंत्री तक इनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। आज से 50 साल पहले और 20 साल पहले क्या थी, और आज इनके पास ये पैसा कहां से आया? कहाँ ये किसानों के नाम पर, गांव के नाम पर, गरीबों के नाम पर लूटा हुआ पैसा है, और क्यों नहीं संसाधन मुहैया करते? मैं पूरी तरह इस बात को सरकार से पूछता हूँ कि आप कॉटेज इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं करते? रोजगार देने के लिए क्यों सरकार काम नहीं करना चाहती? क्यों नहीं गरीब के हाथ में पैसा देते सीधा? क्यों नहीं गरीब को रोजगार देने का काम करते? कब तक उसके साथ अत्याचार और अन्याय होता रहेगा? कब तक उसकी गरीबी का मजाक ये तमाम राजनीतिक दलों के लोग उड़ाते रहेंगे? उस दिन के इंतजार में बुंदेलखंड के लोग रोते हैं सड़कों पर। जी, और इसीलिए
जब विकास नहीं होता, लगातार उपेक्षा होती है, तो फिर बंदूकें उठाई जाती हैं। और इसीलिए कहते हैं लोग कि साहब बुंदेलखंड में तो केवल दो ही चीजें हैं, एक डाकू और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी मर्यादा सैद्धांतिक तौर पर तो लोगों के पास है, लेकिन जमीनी तौर पर जो बंदूकधारी, जो डकैत हैं, जो बागी हैं, वो उठते हैं। और फिर ऐसे ही मौके पर पान सिंह तोमर फिल्म का एक डायलॉग भी याद आता है। वो डायलॉग अगर मैं यहाँ कहूंगा तो शायद हमारे माननीयों को, सामान्यों को मिर्ची लग जाए, लेकिन वो डायलॉग अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि वो रिपोर्ट आपको दिखाएं जिसमें बुंदेलखंड के लोगों का दर्द कैसे बंदूक की गोली की जुबान बाहर निकलता है। बुंदेलखंड में डाकुओं की फौज पाठा के जंगलों से लेकर चंबल के बिहड़ों तक फैला बुंदेलखंड का हर एक इलाका बेहद रोचक है। इन तस्वीरों को देखकर गरीबों की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। गरीबी, बदहाली और अत्याचार से पीड़ित होकर इस इलाके के जिन लोगों का कानून के ऊपर से भरोसा उठ गया, उन्होंने बंदूक थामकर डाकुओं की फौज तैयार कर ली। निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार, गदुआ और ठोकिया जैसे कुछ ऐसे ही नाम हैं जिन्होंने गरीबी, लाचारी और अत्याचार से आजिज आकर बंदूक उठाई और गलत रास्ते पर आगे बढ़ चले। बिहार में बागी होते हैं, डकैत बनते हैं पार्लियामेंट में। हालांकि पुलिस डकैतों को वक्त वक्त पर मार गिराती रही, लेकिन हर डकैत की मौत के बाद गरीबी, बेदारी, जुल्म और अत्याचार से पीड़ित नया डकैतों का गिरोह सक्रिय हो जाता। हिंदी फिल्मों ने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया, लेकिन बुंदेलखंड का भला नहीं हो पाया। बंदूक उठाने वाले डकैतों ने फिरौती का धंधा भी अख्तियार किया। तेंदुपत्ता चौराई से भी लाखों रुपए वसूले जाते रहे। जंगल में पुलिस और डकैतों के बीच लुका छिपी का खेल बरसों से जारी है, जिसका अंत तब तक नहीं आता जब तक इस इलाके से गरीबी और बेरोजगारी जैसी तमाम समस्याएं खत्म नहीं हो जाती। सौरभ दुबे, समाचार प्लस। जी, तो पान सिंह तोमर जो बात कहता है, बुंदेलखंड के हालात देखकर उस पर यकीन करने को जी चाहता है, लेकिन अब मर्यादा हमारे इर्द गिर्द भी है जो डेरा डाले हुए है, और अगर इस मर्यादा से हम बंधे ना होते तो शायद चीख चीख कर हम भी ये बात कह रहे होते। अमिताभ जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। देखिए, दर्द सहने की एक सीमा होती है। हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आखिर ये मजाक कब तक, जैसा अभी चौधरी साहब कह रहे थे, कब तक आप ये हमारे नाम पर लूट करते रहेंगे? हमारे वोट से सरकार बनती है और वो सरकार हमको भूल जाती है। बहुत अच्छी बात की सुभाष जी ने, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो देखकर तो उस पर बलिहारी होने का मन करता है। लाइन सफारी याद आ रही है। आदमी को रोटी नहीं खाने को भूखा मर रहा है बुंदेलखंड में, पलायन हो रहा है, किसान खुदकुशी कर रहा है जी, और आप शेर बंदर भालू पालेंगे वहाँ जी, क्या करेंगे? 5 जिलों को स्पेशल जोन बना के उत्तर प्रदेश की तरक्की होगी क्या? जी, और उसमें भी सबसे ज्यादा दुखद पहलू ये है, इसमें अभी पूरे 1 घंटे की बहस में अतुल जी कोई हमको संभावना की किरण नहीं दिखी। टोपी उछालो अभियान था, टोपी उछालो अभियान। सुभाष मिश्रा जी, टोपी उछालो अभियान था, आगे क्या हो? क्या हम बुंदेलखंडी ऐसी तड़पते रहेंगे? देखिए, मैं ये बात कहूँगा, पता नहीं कैसे ये बुंदेलखंड बुंदेलों की धरती है, आला उदल की धरती है, रानी लक्ष्मीबाई की धरती है, उसके बावजूद भी वहाँ पर इतना ज्यादा लोगों मायूसी के लोग आत्महत्या कर रहे हैं। ये बात निश्चित है कि चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी वहाँ के राजनेता हो, अगर वो लोग एक बैनर में आकर के
और लखनऊ में आकर के दबाव नहीं बनाएंगे कि वाकई में हमारे बुंदेलखंड का विकास होना चाहिए और अगर अपनी दलगत राजी से ऊपर वो नहीं उठेंगे तो ऐसे ही जैसे अभी आपने देखा 1 घंटे में ब्लेम गेम होता रहा, उन्होंने कहा नसीमुद्दीन पैजामा पहनते थे और वो हवाई जहाज से चलने लगे हैं और वो कह रहे साहब अखिलेश यादव ने बहुत किया, राहुल गांधी, इससे कुछ नहीं होगा। हम देख रहे हैं पिछले 20-25 लगभग सुभाष जी, मायावती के समय में 2 लोग सरकार थे, नसीमुद्दीन और बाबू सिंह थे ना। मुलायम सिंह के दोनों एक मिनट, मुलायम सिंह के पिछले शासन में मुलायम सिंह जी झांसी आए, चंद्रपाल चुनाव हार गए थे तो उन्होंने वहां सभा में हाथ उठवा के कहा कि चंद्रपाल का मतलब मुख्यमंत्री, वो भी मुख्यमंत्री की तरह झांसी में रहे। झांसी के लोग जानते हैं विकास क्यों नहीं हुआ भाई। कुंवर विवेक सिंह की हैसियत भी बहुत बड़ी है, 10 जनपद से सीधे उनका सूत्र जुड़ा है। इतने बड़े बड़े पराक्रमी महान मठाधीश हो गए, अब वो पजामा पहनते थे या चड्डी पहनते थे ये उनका विषय है, उसमें मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन लोग तो बड़े थे जो हुकूमतें चलाते थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। एक बात मैं कहना चाहूंगा, बस ये प्रायोरिटी और पॉलिटिकल विल की कमी है। जो भी उत्तर प्रदेश में रहा है उसने बुंदेलखंड को खाली दुहा है अपने वोटों के लिए। अगर प्रायोरिटी होती तो पिछली सरकार में यहाँ से लेकर नोएडा तक पार्क जितने बने उससे ज्यादा बुंदेलखंड में कुछ होता, विकास का काम होता तो ये किसानों को आत्महत्या नहीं करती। ठीक बात। इस सरकार में भी आप पॉलिटिकल विल की बात देखिए कि लायन सफारी, नोएडा में नाइट सफारी और फिर यहाँ पे सारे पार्क शुरू हो गए। बुंदेलखंड में इसमें किसी का नहीं है। कांग्रेस में आप देख लीजिए बुंदेलखंड में राहुल गांधी आए, सीधे बाहर किसी महिला के घर में जाकर के रुके, दलितों के साथ जाकर के रुके, सब नाटक किया। विकास के नाम पे उन्होंने क्या किया बताइए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहां पर शुरू हो। इस तरह की कोई बात ही नहीं। सुभाष जी अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। वही मैं अगर सब लोग एक मुद्दे पर ईमानदारी से दलगत राजी से ऊपर उठ करके नहीं करेंगे तो मुझे लगता है बुंदेलखंड की स्थिति आगे आने वालों भी ऐसे दुखद रहेगी और किसान ऐसे ही बेचारे मरते रहेंगे। उनको सरकारें 10 और 15 रुपए का चेक जब सूखा होगा तो दे देंगी और उनकी जो जमीन है वो बैंक वहां पे मॉर्गेज करते रहेंगे। ठीक है, इस तरह की स्थिति लगभग बनी रहेगी। ठीक है किशनवीर चौधरी जी, मैं चूंकि आप बहुत जोश में बात कह रहे हैं और जाहिर तौर पर जब किसान मरता है तो जो परिवार वाले हैं उनमें गुस्सा आता है, गुस्सा आना चाहिए। और जो 5 दिन उम्र फिल्म में जो नायक जो डायलॉग मारता है जिसपे तमाम नेताओं के पेट में दर्द अचानक से पैदा हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर बुंदेलखंड की ऐसी उपेक्षा होती रही तो क्या फिर बागी और न बनेंगे। इस देश में जो व्यवस्थाएं राजनेताओं ने बना दी हैं वो पूरी तरह से सारी योजनाएं भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। विकास के नाम पर सिर्फ लूट मचाई जा रही है इस देश के अंदर। बुंदेलखंड के लोगों ने कौन सा अपराध किया है कि इतने लंबे समय से लेकर आज तक न सिंचाई के संसाधन है, और सिंचाई के संसाधन एक दिन में नहीं बनते, उनसे सारी फसल एक दिन में नहीं पैदा हो जाती। आपने किसानों को, परिवारों को दूसरे तरीके के रोजगार के संसाधन जो क्यों नहीं मुहैया किए। ठीक बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लघु और कुटीर उद्योगों के अलावा कोई रास्ता नहीं है और लघु और कुटीर उद्योगों के लिए केंद्र सरकार को विशेष व्यवस्था करनी चाहिए। वक्त पूरा हो चुका है। चौधरी जी वक्त पूरा हो चुका है, माफी के साथ मैं अपने इस विशेष शो को सिर्फ 2 लाइनों के साथ बंद करना चाहूंगा। बुंदेलखंड में कहावत है, गगरी न फूटे चाहे खसम न मर जाए। खसम यानी पति, गगरी न फूटे, पति मरता हो तो मर जाए, इस कदर की वहां पे पानी की समस्या। कहते हैं कि बुंदेलन की सुनो कहानी बुंदेलन की बानी में, और पानी डाल इते को पानी त्याग इते के पानी में। और उसी बुंदेलखंडियों से मैं आह्वान करूंगा कि सामने आइए, उस आग को दिखाइए, और अगर आपको आपका विकास नहीं मिलता उस विकास को छीन लीजिए। ये वक्त की मांग है। नमस्कार। Do you want Pepsi? Yeah. Then you gotta play our game. गोली चलाएगा, तुझे नहीं पता है कि गेम खेल जाएगा। मौके पे चौके मौके पे चौका लड़ेगा, हंसेगा, तुझे भारी पड़ेगा, गेम चेंज करेगा। मौके पे चौका अरे मौके पे नो बॉल, No ball means no Pepsi.
टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे बच्चों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिप्सा से बुझेगी। प्यास